Good morning, students. Today we are going to discuss the applications of electrochemical series. Applications of electrochemical series. Applications of electrochemical series. So, what are the various applications of electrochemical series? So, first application is to predict the reactivity of the element. First application is to, और reactivity से पहले जो हम कैलकुलेट, जैसे ई नोट सेल का हमने डिस्कस किया था, टू कैलकुलेट the E node cell or EMF of the cell. अब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो EMF सेल या फिर E नोड सेल किसके इक्वल होगी? यहाँ पे E नोड सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड. ठीक है, कैथोड पे कौन सी स्पीशीज है, एनोड पे कौन सी स्पीशीज है, और ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड, और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी. ठीक है, सो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड. नाउ इस वे से हम जो है वो ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखो, सपोज अब अगर हमारे पास E नोट Zn टू पॉजिटिव ऑब्लिक Zn स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसके यहाँ पे दे रखा है, वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट, और दूसरा है हमारे पास E नोट कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है प्लस 0.34 वोल्ट. ठीक है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नोट सेल जो कैलकुलेट कर सकते हैं. ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नोट सेल इज इक्वल टू वही फॉर्मूला ई नोट ऑफ कैथोड. कैथोड पे अब लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है कॉपर, दैट विल गो टू द कैथोड. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नोट Zn टू पॉजिटिव ऑब्लिक Zn. E नोट सेल इज इक्वल टू, देखो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो वैल्यू जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.10 वोल्ट. सी, if the value is coming out to be positive, then the redox reaction will be feasible, otherwise the reaction will not be feasible. अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, मीन्स दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस. ये रिएक्शन जब होगा, यस, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ई नोट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो सेल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड. ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यूज आएंगी, पुट करेंगे, और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नोट सेल जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसके केस में. ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आ जाती है, सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ of oxidizing and reducing agent, oxidizing and reducing agent. See, sampling from here we can predict whether which species will undergo oxidation and which species will undergo reduction. ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था. तो यहां पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेसर द वैल्यू ऑफ standard
reduction potential standard reduction potential, greater will be the tendency to undergo oxidation. Greater will be the tendency to undergo oxidation. Greater will be the tendency to undergo oxidation. ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोड की टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहां पे एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मेरे पास है E नॉट Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, वैल्यू है -0.44 वोल्ट, और दूसरा इलेक्ट्रोड है जैसे E नॉट Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, वैल्यू है +0.80 वोल्ट. अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी वो आपने यहाँ से प्रिडिक्ट करना है. दो इलेक्ट्रोड मैंने आपको दे दिए, एक आयरन का इलेक्ट्रोड है और दूसरा सिल्वर का इलेक्ट्रोड है. ठीक है, कॉन्सेप्ट रीड करो. लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम वैल्यू किसके केस में, इसके केस में माइनस में, इसके केस में प्लस है, तो लेसर वैल्यू कौन सी हुई, दिस वन. आगे बढ़ो. Greater will be the tendency to undergo oxidation, means this species will have greater tendency to undergo what, oxidation. ये lesser value है, means this species will have greater tendency to undergo oxidation, will have greater tendency to undergo oxidation, will have greater tendency to undergo oxidation. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. इनके बेसिस पे आप जो वो प्रेडिक्ट कर सकते हो. लास्ट लेक्चर में भी हम जो वो डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की. ठीक है, ये भी हो गया. उसके बाद और जो है हम ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग जो है स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ जो वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा और जो आता है दैट इज टू प्रेडिक्ट द whether the reaction will take place or not, means to predict the relative strength as well as whether the reaction will be spontaneous or not. See, next application है application of electrochemical series, that is to predict the feasibility of a reaction. To predict the feasibility of the redox reaction, whether the redox reaction is feasible or not. Let us consider an example. Here we have iron solid and copper sulfate solution is kept in iron vessel. Now see what will happen. We have seen that iron is more reactive as compared to copper. See what will happen. The iron being more reactive in nature will displace this copper from its solution. आ रही बात समझ में, क्या बताया मैंने. आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. तो आयरन यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड. ये रिएक्शन तो क्या है, फिजिबल है. दिस रिएक्शन इज फिजिबल. ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें कहां से पता चला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला कि कौन सा एलिमेंट जो वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट जो वो कम रिएक्टिव है. ठीक है, वहां से हमने ये कंपेयर कर लिया. अब अगर मैं इसका अपोजिट रिएक्शन जो वो कंसीडर करता हूँ, ये रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ये रिएक्शन जो वो हो जाएगा. ठीक है, अब इसका अपोजिट रिएक्शन भी कंसीडर कर लेते हैं. ये एक्वा सोल्यूशन था इसका, ये अब फेरस सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन जो बन जाएगा. यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का अब ये चेंज जो है केमिकल चेंज है, आपको पता भी चल जाए. कॉपर सल्फेट का जो कलर था इट वाज व्हाट, डीप ब्लू कलर. किस तरह का कलर था, डीप ब्लू कलर था. और जब फेरस सल्फेट बना तो किस तरह का हो गया, ये लाइट ग्रीन हो गया. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास. देन अब एक और रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं. सी, अब हमारे पास है कॉपर मेटल
और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ। नाउ देयर विल बी कंपैरिजन बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड आयरन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव as compared to iron। ठीक है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, मींस इट विल नॉट डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। आयरन को इसके सोल्यूशन से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इट मींस जो कलर है फेरस सल्फेट का, जो लाइट ग्रीन कलर था वो एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मींस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेदर द रिएक्शन विल बी फिजिबल और नॉट। ठीक है, और बाकी ई नॉट सेल की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करना देख ही ली। वो इस रिएक्शन को अगर कंसिडर भी करते हैं तो ई नॉट सेल की वैल्यू जो वो क्या आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। रिएक्शन जो वो फिजिबल नहीं होगा फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, सो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। द रीजन बिहाइंड दिस इज copper is less reactive as compared to iron, so it is not capable of displacing iron from its solution। ठीक है, आयरन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, hence this reaction will not take place, while this reaction will take place। So this can also be predicted from the what electrochemical series। ठीक है, एक और जो है इसी से रिलेटेड एप्लीकेशन है, that is to predict whether an element will displace hydrogen or not। ठीक है, और सिंपली कि हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट होगी या नहीं होगी, वो भी इसी की एप्लीकेशन है, इसी तरह की एप्लीकेशन है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देखना है। अब जैसे मेरे पास है आयरन है और इसको मैंने डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो अब सीधी सी बात है आयरन और हाइड्रोजन में आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, मींस आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लिया। मैग्नीशियम भी H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर देगा, MgSO4 फॉर्म कर देगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट हो जाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे और है हमारे पास जिंक है। जिंक को मैंने डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया 2HCl के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ZnCl2 फॉर्म हो जाएगा along with liberation of hydrogen gas। So here we can predict whether an element will produce hydrogen gas or not। ठीक है, जब भी किसी एसिड के साथ जब वो रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस जब वो लिबरेट होगी या नहीं लिबरेट होगी, वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है। द थिंग which should be kept in mind, the element should be more reactive as compared to what, हाइड्रोजन। अगर एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर इसी तरह का रिएक्शन मैं कंसीडर करूं, जैसे वो कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे आप कॉपर का H2SO4 के साथ जैसे रिएक्शन कर रहे हो तो आप कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन नहीं बना सकते। इसके केस में नहीं बनेगा, कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। रीजन, दिस कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, सो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मींस इन द सेंस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, रिएक्ट कर सकता है बट वो डिफरेंट वे से रिएक्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो भी रही है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। सो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, नो H2 गैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसके केस में हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस नहीं होगी।
रीजन कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भी इसकी एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट वेदर an element will displace hydrogen or not. So students, now let us discuss some questions related with this concept. So here I am considering first question, can we store 1 molar copper sulfate solution in nickel vessel? ठीक है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसको हम निकल वेसल में जो वो निकल के वेसल में जो वो स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो अप्लाई करनी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर आपको जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो वो रिक्वायर्ड है, तो जैसे ई नॉट निकल टू पॉजिटिव ऑब्लिक निकल वैल्यू जो है दैट इज गिवन टू यू, the value is minus 0.25 volt एंड दूसरा जो है आपके पास है कॉपर का इलेक्ट्रोड है ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, इसके केस में वैल्यू जो है दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया आपके पास। सो लेट अस राइट द रिएक्शन। सी निकल का वेसल है मींस इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मींस इट इज प्रेजेंट इन वाटर एक्वस स्टेट CuSO4 एक्वस स्टेट में ये प्रेजेंट है। नाउ सी द वैल्यूज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो, निकल का नेगेटिव में है मींस निकल इज व्हाट मोर रिएक्टिव। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, निकल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। See, if nickel is more reactive than copper, definitely nickel will displace copper from its solution, and see what will happen. It will form nickel sulfate along with formation of a copper solid. Nickel sulfate aqueous, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। एंड अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हमें ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करनी है, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ई नॉट सेल की भी वैल्यू अगर मैं लिखूं, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपके पास, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ई नॉट सेल जो है क्या आ जाएगी इसके केस में, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे आ जाएगा आपके पास कॉपर माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, दिस वन। ठीक है, वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव मींस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है मींस रिएक्शन क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो अब अगर हमने कॉपर सल्फेट को निकल के वेसल में स्टोर किया, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू दिस, मींस आंसर विल बी नो। ठीक है, आंसर क्या होगा, नहीं स्टोर कर सकते, वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा इसके केस में। ठीक है, सो रिएक्शन इसके केस में फिजिबल है। बाकी और जो है अगर यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, तो यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूट हो जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वो कॉन्स्टिट्यूट कर दे रहा है ये। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम रिएक्शन लिख सकते हैं, निकल सॉलिड ऑब्लिक निकल टू पॉजिटिव एक्वस, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्ट ब्रिज ये आ जाएगा। ठीक है, आगे कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे विद ईएमएफ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो सेल की वो कितनी आई जाएगी, 0.59 वोल्ट। सो आंसर क्या होगा आपके पास, नहीं स्टोर कर सकते हम। ठीक है, सो सीधी सी बात है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन नॉट बी stored in nickel vessel because displacement reaction will take place. See, now next question is find the standard EMF of the cell. Electrochemical cell आपके पास given है, tin solid oblique tin to positive aqueous। ठीक है, salt bridge है Br2 give rise to 2Br negative
और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टीम के इलेक्ट्रोड का गिवन है माइनस 0.14 वोल्ट और दूसरा है ब्रोमीन वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका गिवन है हमको 1.08 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से पहले अब देखो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है, मींस दिस स्पीशीज विल अंडरगो व्हाट, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखे, यहाँ से भी ऑक्सीडेशन, आप दूसरा क्या रिडक्शन, हाँ प्रोडिक्ट कर लिया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब ई नोट सेल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ई नोट सेल फॉर्मूला है हमारे पास, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद जो है, अब देखो कैथोड पे कौन सी स्पीशीज है, ई नॉट Br2 ऑब्लिक Br नेगेटिव माइनस ई नॉट कौन सी स्पीशीज है दूसरी, Sn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Sn। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दो, कितनी वैल्यू है इसकी, Br2 ऑब्लिक Br नेगेटिव कितनी वैल्यू है 1.08 माइनस माइनस 0.14 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1.22 वोल्ट। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल। E नॉट सेल इज 1.22 वोल्ट, रिएक्शन फिजिबल है, पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू 1.22 वोल्ट जो वो वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड E नॉट सेल for the reaction is ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन अगर मैं लिख तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 CD आ जाएगा 2 बस। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे हम E नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कैडमियम वैल्यू आपको गिवन है, E नॉट Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr वैल्यू आपको गिवन है, एंड द वैल्यूज आर, एंड जो वैल्यूज है E नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कैडमियम इज इक्वल टू माइनस 0.40 वोल्ट, E नॉट क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑब्लिक क्रोमियम इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट। सी, अब आपके पास यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो, जितने मर्जी हो, आप कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को उनसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जैसे 2 क्रोमियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कैडमियम 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नो, यू विल नेवर मल्टीप्लाई। जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो वैल्यूज हैं ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला जो वो अप्लाई करोगे। अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब देखो कैथोड पे कौन सी स्पीशीज होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ज्यादा है। एक का माइनस 0.74 है, एक का माइनस 0.40, ज्यादा वैल्यू कौन सी हुई बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.40 माइनस 0.74 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ये माइनस का 0.40 और ये प्लस का 0.74, ठीक है, वोल्ट। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास ये प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, सो ई नॉट सेल फॉर दिस सेल रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट। रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सिर्फ आपको माइंड में क्या रखना है कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है।
ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, कैथोड पे कौन सी स्पीशीज होगी, ऐसी स्पीशीज जिसके केस में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, कैथोड। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज जिसके केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैथोड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जबकि जिसके केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है, स्मॉलर वैल्यू है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एनोड। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। वैल्यूज पुट कर सकते हो, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपके पास दे रखे हैं वो वैल्यूज पुट की, और उसके बाद आंसर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे जैसे हमने नर्नेस्ट इक्वेशन भी स्टडी करनी है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन में भी बहुत बार या तो आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन नहीं है देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू जो यूज होती है वहां पे, तो डायरेक्टली गिवन है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन है तो आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देयर आफ्टर यू विल गो फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने यहाँ पे जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व किए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन स्टडी की, क्या क्या एप्लीकेशंस है, और उन एप्लीकेशन में भी जिस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो किस तरह के न्यूमेरिकल्स हम बन सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी या नहीं होगी, या फिर कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो सारा का सारा जो है कहां से पता चलता है हमें, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको पता होना चाहिए क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो आज के लिए इतने, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है।